हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आइए हम लोग इस क्लास में सेल एंड बैटरी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझा जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने सेल एंड बैटरी के एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ हल कर चुके हैं। ये अगला क्लास है, क्लास नंबर 2 है। इसमें भी हम लोग सेल एंड बैटरी के ही एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा जाएगा, जिससे जिससे आप इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा और आपका कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बैटरी है, वो चार्जिंग हो रही है, उस समय जो हाइड्रोमीटर है उससे नापा जाता है उसको, ठीक ना। तो उसका किस उद्देश्य से नापा जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, एएच क्षमता निर्धारित करने हेतु। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु। सी ऑप्शन कह रहा है बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु। और डी ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो यही इसका सही आंसर होगा। इससे क्या होगा कि जब नापेंगे हाइड्रोमीटर से तो उसमें दिखाएगा कि कितना उसका जो अपघट्य इसमें बना के रखे हैं, इस तरीके से जो अपघट्य है उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना है। इससे मालूम चल जाता है कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोड। और देखते हैं कि इसमें जो हाइड्रोमीटर होता है वो कैसा होता है। तो हाइड्रोमीटर देखने में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लगी रहती है जो, और इधर रबड़ का एक बल्ब लगा हुआ है, जिसको दबाने से क्या होता है कि इसमें दबा कर छोड़ने से क्या होता है कि यहाँ से बैटरी में जब इसको डालते हैं तो जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके माध्यम से ये अंदर यहाँ तक पूरा भर जाता है, ठीक ना। इस तरीके से पूरा भर जाता है। तो ये जो हमारा ये ग्लास का ट्यूब बना हुआ है, तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग टाइप का एक सिल लगा रहता है जो इसमें फ्लोट करता है, तैरता है। इसमें जो हाइड्रोमीटर होता है तो उसमें ये तैरता है। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाता है तो ये उसमें तैरने लगता है, तो तैरता है। तो इस तरीके से उस पर खाने बने रहते हैं ऐसे। और प्रत्येक खाने पे जैसे पैमाने होते हैं, कई कई खानों में इस तरह से खाना करके उसमें पैमाना लिखा रहता है, 1300, 1250, 1200 इस तरीके। तो इससे मालूम किया जाता है कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। तो वो जितना उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उतने पर जाके तैर के रुक जाता है, ठीक ना। तो यदि नॉर्मल यदि बैटरी रहेगी तो 1.250 दिखाएगा, जो सामान्यतः किस में दिखाता है, इस तरीके से दिखाता है 1250 में। लेकिन पढ़ा क्या जाएगा 1.25। जो नॉर्मली हाइड्रोमीटर होते हैं ना उसमें 1250, 1300, 1200 इस तरीके से लिखा रहता है। लेकिन पढ़ा होता कितना है, 1.250 होता है, ठीक ना। तो ये बैटरी नॉर्मल चार्ज है तो 1250 दिखाएगा। यदि 1.150 यानी कि 1150 है तो उसमें रीडिंग लो बताती है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि बैटरी फुल चार्ज है तो कितना दिखाएगी, 1.26 दिखाएगी या 1.25 दिखाएगी तो बैटरी फुल चार्ज होगी। जब 50% बैटरी चार्ज होगी तो कितना दिखाएगी, 1.2 केवल दिखाएगी। यानी कि इस हिसाब से देखेंगे तो 1200 दिखाएगी। जब फुल डिस्चार्ज हो जाएगी तो उस समय 1.15 दिखाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके का हाइड्रोमीटर होता है जिसे क्या नापा जाता है, बैटरी का इस स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है, जिससे क्या मालूम होता है कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने विद्युत अपघट्य के लिए 2 नियम दिए हुए थे, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए थे, ठीक ना। तो प्रथम नियम जो होता है उसके लिए क्या सूत्र है, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है प्रथम नियम के लिए, एम प्रोपोर्शनल होता है आई टी के बराबर। मतलब जितना करंट प्रवाहित करेंगे जितना समय तक, तो उसमें
जमा होने लगता है। क्या जमा होने लगता है? पदार्थ जमा होने लगता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, एक इधर इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ठीक ना, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो होगा क्या कि जब इसको एनोड पे प्लस सिरा देंगे बैटरी का, इस पे माइनस सिरा देंगे, बैटरी का माइनस टर्मिनल देंगे, तो इसमें से क्या होता है कि जो आयंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइज में, तो इसके माध्यम से जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको निकाल करके इस पे जमा करने लगते हैं कैथोड पे। जो कैथोड की छड़ होती है या प्लेट होती है, तो उस पे से इसके इलेक्ट्रॉन आकर इसमें जमा होने लगते हैं। किसके माध्यम से? आयंस के माध्यम से। आयंस कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, तो उसके माध्यम से इसमें जाके जमा होने लगता है। तो जितना ज़्यादा करंट का मान बढ़ाएंगे और जितना समय तक प्रवाहित करवाएंगे करंट का मान, उतना ज़्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे मास के रूप में, यानी कि द्रव्यमान के रूप में, जिसका इकाई होता है ग्राम में, तो उतना ग्राम जाता है। तो m प्रोपोर्शनल IT होता है। जब m प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो m बराबर ZIT हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे कौन सा इसमें फार्मूला ये वाला मैच कर रहा है, तो m बराबर ZIT देखेंगे तो b वाला मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? m बराबर ZIT सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये कांस्टेंट होता है, हर एक पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे कॉपर के लिए उसका मान एक कांस्टेंट रहेगा, फिर सिल्वर के लिए मान उसका एक अलग रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा हमेशा के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर भी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है इसमें से? कौन किसमें? लेड एसिड बैटरी में। जैसे जो बैटरी होती है तो एक कंटेनर होता है, कंटेनर को, जैसे ये कंटेनर है, इसको क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहा जाता है। और इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, एक होता है कैथोड होता है, ठीक ना। तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य इस तरीके से जो पानी जैसा होता है, द्रव्य रूप में होता है, तो वो उसका क्या नाम होता है? यही इसमें पूछा गया है। तो उसका क्या नाम होता है? H2SO4 होता है, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट H2SO4 इसमें नहीं डाला रहता है, डाइल्यूट रूप में रहता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा मिला करके उसको हल्का कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है, ठीक ना। ये जो परिपथ दिखाया गया है इसका कुल वोल्टेज पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो बैटरी होता है उसको बैटरी जो होती है उसको श्रेणी में और समांतर में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए ये एक बैटरी है या एक सेल मान सकते हैं केवल। ये इसका माइनस सिरा है, ये इसका प्लस सिरा है। ये ए नाम की बैटरी है, एक बैटरी है बी नाम की, उसमें भी दो टर्मिनल रहेंगे माइनस प्लस, ये बी है, ठीक ना। तो इन दोनों को यदि हमें सीरीज में जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए। ए को लेकर आएंगे यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ठीक। ए बैटरी हो गई। बी का कौन सा सिरा लेकर आएंगे, इधर यदि जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस सिरा है, तो इसका लाएंगे पॉजिटिव वाला सिरा उठा करके, ठीक ना, ये वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिरा जोड़ देंगे इसके माइनस वाले से, और इसका ये माइनस यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे जब वोल्टेज नापेंगे तो दोनों का वोल्टेज जुड़ के मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो बैटरी है 1.5 वोल्ट की है, ये भी 1.5 वोल्ट की है, तो जब इसको इस क्रम में जोड़ेंगे तो इसका वोल्टेज 3 वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा दोनों जोड़ करके, ठीक ना। और जब यही उल्टा जोड़ते, माइनस को माइनस में जोड़ देते, तो उस समय इसका वोल्टेज यहाँ पे कितना दिखाता? 0 बताता, क्योंकि आपस में ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये हमारा था कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। इसी तरह से और यदि सेल जोड़ने होंगे तो ये वाला माइनस है, अब अगले वाली बैटरी का लेकर आएंगे, उसके प्लस वाले सिरे से जोड़ेंगे, माइनस से इस तरह से निकाल देंगे, तीनों का जोड़ करके मिलेगा वोल्टेज 4.5 वोल्ट, ठीक ना। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? अब देखिए पैरेलल में जोड़ते हैं इस तरीके से। ए बैटरी है,
ये बी बैटरी है, ए बैटरी का प्लस सिरा माइनस सिरा, बी बैटरी का प्लस सिरा ये माइनस सिरा, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे, इसे प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, यहाँ से एक निकाल लेंगे टर्मिनल, एक यहाँ से निकाल देंगे। अब इन दोनों टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज नापेंगे। तो जैसे ये 1.5 वोल्टेज की बैटरी है, ये भी 1.5 वोल्टेज की बैटरी है, तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा 1.5 वोल्टेज मिलेगा, ठीक ना। तो पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है, वोल्टेज एक समान, और सीरीज कनेक्शन में यदि सीरीज कनेक्शन सही से किए हुए हैं तो वोल्टेज जुड़ कर मिलता है, और पैरेलल में वोल्टेज जुड़ता नहीं है। जितना एक सेल का रहेगा उतना ही टोटल वोल्टेज रहेगा, ठीक ना। तो वहीं यहाँ पे ध्यान देंगे ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से कई भागों में इस तरीके से डिवाइड है, ठीक ना। सभी टर्मिनलों को देखिए यहाँ पे प्लस 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 को सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है यहाँ पे ला करके। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सभी माइनस को एक सिरे पे ला के जोड़ दिया गया। तो ये किस कनेक्शन, इसका कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। तो 1.5 वोल्टेज की बैटरी लगी है वहाँ पे, 1.5 वोल्ट, इसका भी है 1.5 वोल्ट, इसका भी है 1.5 वोल्ट, यानी सभी का 1.5 वोल्ट है। तो टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा, 1.5 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक ना। यदि यही सीरीज में जोड़े होते तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 वोल्टेज ही हो गया, 6 3 9। सीरीज में जुड़ा रहता तो 9 वोल्ट होता, लेकिन ये पैरेलल में जुड़ा है, इस कारण से इसका वोल्टेज जो है 1.5 वोल्टेज होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यदि आप समझ के पढ़ते हैं तो इससे संबंधित और क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको हल कर देंगे, ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग बढ़िया से उसको समझ के पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। देखिए क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा जब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो उस समय जो धनात्मक प्लेट है, इस तरीके से बैटरी है, बैटरी का ये वोल्टामीटर है, जिसे कंटेनर को वोल्टामीटर कहते हैं। 2 टर्मिनल हैं, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो जब बैटरी चार्ज हो रही है तो धनात्मक प्लेट, तो यही धनात्मक प्लेट होगा, एनोड ही। तो धनात्मक प्लेट पे क्या पड़ता है, मतलब क्या उसमें रासायनिक क्रिया में से परिवर्तन होता है धनात्मक प्लेट पे। तो ये धनात्मक प्लेट होती है, ये क्या कहते हैं कि लेड पेरोक्साइड बनाती है, ठीक ना। लेड पेरोक्साइड PbO2 बनाती है, और ये बनी भी रहती है किसकी, PbO2 की, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लेड पेरोक्साइड PbO2। होता क्या है कि जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उस कंडीशन में ये PbSO4 बनाती है, लेड सल्फेट बन जाती है। ये एनोड भी और कैथोड भी, मतलब उसका पॉजिटिव प्लेट और धनात्मक निगेटिव प्लेट दोनों लेड सल्फेट बन जाती हैं। किस समय, डिस्चार्जिंग के समय पे, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है उस समय। और जब ये चार्ज हो रही होती है तो ये रूपांतरित होती है लेड सल्फेट से लेड पेरोक्साइड में, PbO2 में, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो गया ये भी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, देखिए यहाँ पे जो प्लेट में परिवर्तन होता है तो किस तरीके से परिवर्तन होता है, इसको इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी के लिए चार्ट है, जिसमें ये देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग, जब बैटरी क्या हो रही है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब बैटरी फुल चार्ज थी, उसके बाद उसको क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, मतलब उससे लोड लेकर के उसको यूज किया जा रहा है। तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट पे क्या परिवर्तन होता है उसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो देखिए ये लेड पेरोक्साइड धनात्मक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट लिखा गया है, तो धनात्मक प्लेट किसकी बनी रहती है, लेड पेरोक्साइड की, PbO2 की, जब चार्जिंग कंडीशन में होती है। तो ये क्या करती है, उसमें हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड से जब उसमें डिस्चार्ज होती है तो क्रिया होती है, और जो ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी वो लेड सल्फेट बन जाती है, ठीक ना, PbSO4 बन जाती है, और उसमें से पानी निकलता है।
तो यही पानी जब निकल करके उस इलेक्ट्रोलाइट में मिलता है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है या घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है उसका वोल्टेज गिर जाता है, ठीक ना। किसकी वजह से? इस पानी की वजह से। क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और पॉजिटिव प्लेट क्या बन जाती है? लेड सल्फेट बन जाती है और उसमें पानी बचता है, ठीक ना। तो इस तरीके से उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, जिससे बैटरी का वोल्टेज गिर जाता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट पे ये परिवर्तन हो गया। निगेटिव प्लेट पे देखिए क्या हो रहा है। निगेटिव प्लेट जो होती है चार्जिंग के समय फुल चार्ज होती है, उस समय प्योर लेड की होती है, ठीक ना। और जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तो ये सल्फेट से क्रिया करके क्या बना लेती है? लेड सल्फेट बना लेती है, ठीक ना। लेड सल्फेट PbSO4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगी, तो उसकी धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट दोनों किसकी बन जाती हैं? लेड सल्फेट की बन जाती हैं, ठीक ना। और जब चार्ज होती है, फुल चार्ज होती है, तो उस समय क्या होती हैं? लेड परऑक्साइड की होती है धनात्मक प्लेट और निगेटिव प्लेट किसकी होती है? प्योर लेड की होती है, जिसे स्पंजी लेड भी कहा जाता है। अब देखिए जब बैटरी चार्ज होती है तो उस समय क्या होता है? जब बैटरी चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट पे रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज थी उस समय क्या था इसका? लेड सल्फेट था। पॉजिटिव प्लेट कैसा था? लेड सल्फेट बन गया था। तो अब ये क्या करेगा? जब चार्ज करेंगे तो ये सल्फेट से क्रिया करेगा और पानी से क्रिया करके लेड परऑक्साइड बनाएगा, PbO2 बनाएगा पॉजिटिव प्लेट पे, और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएगा, ठीक ना। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगेगा तो जो यहाँ पे पानी की अधिकता थी वो कम हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें अधिक आ जाएगा। तो इसका जो घनत्व होगा वो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो जब घनत्व बढ़ जाता है तो उसका वोल्टेज भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये पॉजिटिव प्लेट पे परिवर्तन हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे निगेटिव प्लेट पे क्या परिवर्तन होता है। तो निगेटिव प्लेट भी हमारी डिस्चार्ज के समय क्या बन गई थी? लेड सल्फेट बन गई थी, PbSO4 बन गई थी। तो ये क्या करेगी? हाइड्रोजन से क्रिया करके लेड बनाएगी। ऋणात्मक प्लेट क्या बन जाएगा? लेड बन जाएगा, एक तरह से प्योर लेड बन जाएगा, ठीक ना, जिसे स्पंजी लेड भी कहा जाता है। अब प्लस सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएगा। तो चार्जिंग के समय हमारी पॉजिटिव प्लेट भी सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है और ये भी बना रहा है निगेटिव प्लेट भी। तो दोनों मिल के बनाएंगे तो जो H2SO4 का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा बन जाएगा और घनत्व तो अधिक हो जाएगा, तो बैटरी चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई द वेंट प्लग इन केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो ये पहले समझते हैं वेंट प्लग होता क्या है। ये बैटरी होती है, तो बैटरी के ऊपर देखेंगे तो इस तरीके से उसमें ढक्कन लगे रहते हैं। तो इसी ढक्कनों को क्या कहते हैं? वेंट प्लग कहा जाता है। तो जब बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय इस वेंट प्लगों को खोल देते हैं या उसमें ढीला करके छोड़ दिया जाता है, जिससे उससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो इसमें से गैसें बनती हैं, ठीक ना। तो ये गैस बाहर आराम से निकल जाती हैं। नहीं तो यदि इसको टाइट कसे रहेंगे तो होगा क्या कि ये बैटरी हमारी ब्लास्ट कर जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो वेंट प्लग होता है उसको खुला छोड़ते हैं या ढीला करके उसी में छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ए सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? देखिए कोई बैटरी है उसको लंबे समय तक छोड़ दिया गया है आवेशन के लिए कम धारा दे करके। जैसे 220 एम्पियर पे कोई बैटरी चार्ज हो रही है तो इसको दे देंगे 0.01 एम्पियर, यानी बहुत कम दे देंगे। 1/200 के आसपास इसका करंट दिया जाता है। तो 200/200 करेंगे तो 20/200 करेंगे तो कितना आएगा?
ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा नीचे ना, तो ये 0.1 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर कोई करंट ले रही है तो 0.1 एम्पियर की करंट दे करके लंबे समय तक उसको चार्ज करते हैं। तो उस चार्जिंग विधि को कौन सी विधि कहते हैं, तो उसको ट्रिकल आवेशन विधि कहा जाता है, ठीक ना, ट्रिकल आवेशन विधि। ये देखिए, यदि ट्रिकल आवेशन विधि का कब यूज किया जाता है, जब बैटरी को बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसको ट्रिकल चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया जाता है, जिससे वो दोबारा से चार्ज होती है। या तो सल्फेशन की उसमें हार्ड सल्फेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ट्रिकल चार्जिंग पे बैटरी को लगा करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है चार्जिंग होने के लिए, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर किया जाता है, ठीक ना, कैसे दूर किया जाता है या उसको कैसे हटाया जाता है। तो जो ये इफेक्ट होता है तो उसको दूर हटाने के लिए क्या किया जाता है कि नए विद्युत अपघट्य बदल कर नहीं सही आंसर है, नए इलेक्ट्रोड से बदल करके भी नई बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। यह किया जाता है कि यदि उसमें हार्ड सल्फेशन दोष आ जाता है बैटरी में, ठीक ना, तो इसको क्या किया जाता है कि कम धारा देकर लंबे समय तक इसको चार्ज करते हैं, तो उसमें से जो कठोर सल्फेशन का डिफेक्ट आया होता है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होती है उसमें जो कैथोड होता है वो जिंक का यूज किया जाता है, और एनोड जो होता है वो किसका यूज किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक ना। देखिए इसके आगे हम लोग, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा 25 का, ये वाला सही आंसर हो जाएगा जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो सेल है, प्राथमिक सेल जो है, उसमें कौन सा धनात्मक प्लेट किसका बना होता है, कौन कौन बैटरी होती हैं, तो धनात्मक प्लेट किसका बना होता है, ऋणात्मक प्लेट इलेक्ट्रोलाइट कौन उसमें लगा होता है, वोल्टेज कितना देता है, ये सब इसमें चार्ट में दिया गया है, जिसको क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन में अभी हम लोग सिल्वर ऑक्साइड जो बैटरी थी उसके बारे में पढ़ रहे थे अगले क्वेश्चन में। तो ऋणात्मक प्लेट पूछा गया था, तो किसकी बनी होती है, जिंक की बनी होती है। धनात्मक प्लेट सिल्वर ऑक्साइड की बनी होती है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है, ठीक ना। वही मरकरी बैटरी का देखेंगे तो इसमें जिंक की ऋणात्मक प्लेट होती है, धनात्मक प्लेट मरकरी ऑक्साइड होती है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा रहता है, पोटेशियम एल्कलाइन भरा रहता है। इसी तरह से इन सब बैटरियों का अपना याद कर लेंगे। ये वोल्टेज देखेंगे तो 1.5 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है सिल्वर ऑक्साइड का, तो 1.5 वोल्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ठीक ना। तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो कितना होता है, 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब मिलीग्राम पर कूलाम का मतलब क्या है, जैसे ये इस तरीके से एक वोल्टामीटर लेंगे, ये एनोड ले लेंगे, ये कैथोड ले लेंगे, ठीक ना। तो यदि कैथोड पे इस चांदी की परत चढ़ानी है, ठीक ना, ये लोहे का बना हुआ है कैथोड, इस पे क्या करना है, चांदी की परत चढ़ाना है। तो क्या करेंगे कि एनोड को जो है चांदी ले लेंगे, ठीक ना, एनोड जो है हमारा चांदी का ले लेंगे। आगे जो कैथोड है, कैथोड तो लोहा ही है, ठीक ना, लोहे पे इसको चांदी की परत चढ़ाना है। तो इस पर DC सप्लाई जब देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाके जमा होने लगेंगे, इसके ऊपर बाहरी परत पे जमा होने लगेंगे, तो इस पर चांदी की परत जम जाएगी। तो यदि 1 कूलाम इसमें से आवेश को प्रवाहित करवाएंगे, इस एनोड से कैथोड की तरफ 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करवाएंगे, तो चांदी की जो परत होगी इस पे जो जमेगी उसकी मात्रा कितनी होगी, 1.1182 मिलीग्राम होगी, ठीक ना। 1 कूलाम प्रवाहित करवाएंगे तो 1.1182 मिलीग्राम इस पे जाके जमा हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये
जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है तो किस किस पदार्थ का किस किस एलिमेंट का कितना होता है इस तालिका में दे दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है 0.01045 है। एल्युमिनियम का कितना है 0.0936 है। कापर का कितना है इतना है 0.3293। सिल्वर का 1.118। जिंक का इसी तरह से सबका दे दिया गया है। गोल्ड का देखेंगे तो कितना है 2.0438। तो यदि गोल्ड का मान लीजिए कि पानी चढ़ाना है उसके ऊपर, कोई लोहे का है या स्टेनलेस स्टील का है उस पे चढ़ाना है गोल्ड का परत, तो 1 कूलाम प्रवाहित करवाएंगे उसमें से आवेश, तो 2.0438 ग्राम उस पर जम जाएगा। ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जैसे ये लेड एसिड बैटरी है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है। तो जब इसको निरावेशित किया जाता है मतलब डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो जब डिस्चार्ज करेंगे तो ऋणात्मक प्लेट जो होगी, ऋणात्मक प्लेट, वो उस पर क्या केमिकल परिवर्तन होगा, तो ये क्या बनेगी लेड सल्फेट बन जाती है। जब इसको डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों प्लेट लेड सल्फेट बनती हैं, PbSO4 दोनों प्लेट बनती हैं डिस्चार्जिंग के समय। ठीक ना। चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट PbO2 बनाती है और ये Pb केवल बनाती है नेगेटिव प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि विभाजक क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है। देखिए इसमें सेपरेटर क्या होता है, जैसे धनात्मक प्लेट ऋणात्मक प्लेट होती हैं, 2 प्लेट होती हैं किसी भी बैटरी में। तो जो ये देखेंगे यहाँ पे निगेटिव प्लेट है, ये भी निगेटिव प्लेट है, ये भी निगेटिव प्लेट, और ये पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। तो निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दोनों के बीच में कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो दोनों को अलग करने के लिए एक सेपरेटर लगाया जाता है। ठीक ना। ये सेपरेटर देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेपरेटर लगाया जाता है दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में सेपरेटर, किस लिए कि दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए दोनों, अन्यथा बैटरी खराब हो जाएगी। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा होगा। विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, ये तो होगा नहीं। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहने के लिए ये भी नहीं होगा। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना, मतलब शॉर्ट जो हो रहा है उसमें शॉर्ट सर्किट होगी, उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर। धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकने के लिए, यानी सेपरेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु तो कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट घनत्व मापने के लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। आगे हम लोगों ने हाइड्रोमीटर भी देखा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, ये ग्लास ट्यूब हो गई, ये रबड़ बल्ब हो गया जिसको दबा के छोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर चला जाता है। ठीक ना। ये फ्लेक्सिबल पाइप है, ये फ्लोट है, इसमें तैरेगा। ये इसमें रीडिंग ऐसे लिखी रहेगी कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। 1250 रहेगी तो बैटरी चार्ज होगी, 1200 रहेगी तो क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, आधे चार्ज रहेगी। फुल डिस्चार्ज रहेगी तो कितना रहेगा, 1150 हो जाएगा फुल डिस्चार्ज में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। ये जो इन्वर्टर दिखाया गया, इन्वर्टर एक सर्किट दिखाया गया है, तो ये किस टाइप का है वो बताना है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, ये जो सिंबल बना है ये ACR का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक ना। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है। तो ये SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये ACR यूज्ड इन्वर्टर है। ठीक ना।
ये क्या है, ACR यूज्ड इन्वर्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन ए लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हल करने से पहले ये समझेंगे बकलिंग दोष होता क्या है। देखिए बकलिंग दोष वह दोष होता है, जैसे ये बैटरी सब होती हैं, तो जब इसको हाई बैटरी जो होती है, बैटरी में प्लेट होती हैं इस तरीके से, तो जब बैटरी की जो प्लेट होती हैं, जब इसको इस बैटरी को हाई डिस्चार्ज मतलब हाई रेट से डिस्चार्ज कर देते हैं या हाई रेट से चार्ज कर देते हैं, तो होता क्या है कि उसमें जो ये प्लेट होती हैं ये मुड़ जाती हैं, ठीक ना। तो जब ये प्लेट मुड़ जाती हैं हाई डिस्चार्ज या हाई रेट चार्ज की कंडीशन में, तो उसको कहा जाता है बकलिंग डिफेक्ट कहा जाता है। प्लेट का मुड़ जाना बकलिंग डिफेक्ट। तो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना या प्लेट का मुड़ जाना। इलेक्ट्रोड का है या प्लेट, बात देखी है। जैसे बैटरी है, बड़ी बैटरी है तो अब इसको प्लेट कहेंगे, और यदि एक सेल है तो एक सेल रहेगा तो बस उसको इलेक्ट्रोड कर देंगे, ठीक ना। तो उसका मुड़ जा रहा है तो क्या कहेंगे, उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। ये जो इसमें सर्किट में दिखाया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टमीटर लगा हुआ है तो ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक ना। ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने इससे पहले सीखा भी कि जो बैटरी होती है उसको सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये कैस कंडीशन में जुड़ा हुआ है सीरीज में, लेकिन सही सीरीज में जुड़ा है। ध्यान से देखेंगे, ये प्लस सिरा है इसका, ये सॉरी ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है। इस तरीके से सर्किट में देखेंगे तो अगले के प्लस सिरे से जुड़ गया, फिर माइनस सिरा निकला, अगले के माइनस सिरे से जुड़ गया, फिर प्लस आ गया प्लस, और इस तरीके से निकल के सर्किट को कंप्लीट करा। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका प्लस एक ही साथ जुड़ा है, इसका माइनस एक ही साथ जुड़ा है। तो होगा क्या इसमें कि ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, बैटरी इसका प्लस दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये जो बचेगी एक बैटरी, यही केवल वोल्टेज क्या करेगी, बताएगी। तो यहाँ पे यही केवल बच रही है, तो इसका वोल्टेज का मान कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। यदि बैटरी सही कंडीशन में नहीं जुड़ी है सीरीज में, तो वोल्टेज जुड़ कर नहीं मिलेगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक ना। वही काम यहाँ पे हुआ है, प्लस एक ही साथ जोड़ दिया गया, तो ये दोनों बैटरी आपस में कैंसिल हो जा रही हैं, और केवल एक का वोल्टेज दिख रहा है, 1.5 वोल्टेज जो है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। शुष्क सेल जो होता है उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो कार्बन यूज किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। देखते हैं शुष्क सेल कैसे दिखने में होता है। तो इस तरीके से देखने में शुष्क सेल होता है, ये बीच का जो होता है इलेक्ट्रोड, इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये कार्बन का बना होता है, और इसके बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये वाला, ये जो होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, जो कैसा होता है, पेस्ट के रूप में होता है। ये जो होता है धनात्मक नहीं ऋणात्मक प्लेट होती है, जो बाहरी साइड होती है वो धनात्मक नहीं ऋणात्मक प्लेट होती है, अंदर वाली धनात्मक होती है, बाहर वाली ये ऋणात्मक एक प्लेट इलेक्ट्रोड का काम करती है, ठीक ना। जो किसकी बनी रहती है, जिंक की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, जिंक की बनी रहती है। और जो ये राड जैसा दिख रहा है इस तरीके से पतला, तो ये किसका बना रहता है, कार्बन का बना रहता है, और ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो ये बैटरी जो होती है हम लोग सामान्य रूप में रेडियो हो गया, टार्च वोच होगा वगैरह में यूज करते हैं इसका। तो इसका सही आंसर कार्बन हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इफ लोड इंक्रीज। देखिए ये कोई सेल है इस तरीके से, माइनस प्लस ये हो गया, और यहाँ पे लोड लगा दिया गया है, ठीक। और
लोड लगाया गया है, इसका रेजिस्टेंस कुछ वगैरह होगा, लेकिन बैटरी का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो जब इसमें हैवी लोड देंगे तो इसमें से करंट का मान जो होगा बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो इस बैटरी के अंदर क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है, ठीक ना। V बराबर आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके कारण से इसके अंदर ही, बैटरी के अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो कम मिलता है। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा होगा। या भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा। किस कारण से, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। किसके कारण से, आंतरिक प्रतिरोध के कारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है, लोकल एक्शन को कैसे रोका जाता है। ये एक डिफेक्ट है, लोकल एक्शन डिफेक्ट, उसको कैसे दूर किया जाता है। तो देखिए कैसे दूर किया जाता है, जो ये वाला होता है, इसका सही आंसर ये डी वाला हो जाएगा, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ये अमलगम क्या होता है, ये एक प्रक्रिया का नाम है। इसमें देखिए कैसे इस प्रक्रिया को किया जाता है। तो जो प्लेट होती है, जो वोल्टाइक सेल है, जो प्लेट है उसकी, उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले H2SO4 के अंदर इसको डुबो देते हैं। फिर डुबोने के बाद इसके ऊपर पारे से रगड़ देते हैं, पारे से रगड़ देते हैं। तो ये अमलगम की क्रिया हो जाती है, ठीक ना। तो जिसके वजह से जो उसमें स्थानीय क्रिया मतलब डिफेक्ट आता है, लोकल एक्शन डिफेक्ट आता है, वो खत्म हो जाता है। लोकल एक्शन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे जो प्लेट होती है ना, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो बढ़ने से क्या होता है कि उसमें करंट का मान धीरे धीरे कम होने लगता है और बैटरी खराब हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए इस तरीके से कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, M बराबर ZIT सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है। जो Z इसमें दिखाया गया ये किसको दर्शाता है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को दर्शाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो देखिए इस तालिका में हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान। तो 0.3293 होता है, ठीक ना। 0.3293 0.3293 मिलीग्राम पर कूलम होता है। ये ध्यान रखेंगे, मिलीग्राम पर कूलम होता है, ग्राम नहीं होता है। मतलब एक कूलम आवेश को प्रवाहित करवाएंगे तो 0.329 मिलीग्राम पदार्थ जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। लेड एसिड बैटरी है, उसमें बकलिंग डिफेक्ट उत्पन्न हो जा रहा है, तो किस कारण से होता है। तो यदि बैटरी को हम ओवर चार्जिंग कर देंगे या ओवर डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक ना, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बकलिंग डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो बैटरी को ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें होगा क्या कि बकलिंग डिफेक्ट आ जाएगा। और बकलिंग डिफेक्ट होता क्या है कि उसमें प्लेट जो होती है इस तरीके से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी खराब हो जाएगी, उसमें बकलिंग डिफेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो बैटरी है उसमें चार्जिंग स्थिति में ये जांच करना है कि वोल्टेज कितना है, तो किससे टेस्ट करेंगे, इससे चेक किया जाता है, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से किया जाता है, ठीक ना। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से किया जाता है। उसमें होता क्या है कि इसमें दो टर्मिनल इस तरीके से होते हैं, एक बीच में वोल्टमीटर लगा रहता है और ये टर्मिनलों को ले जाकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों पे लगा देते हैं। इसके सीरीज में एक प्रतिरोध भी लगा रहता है। तो ये क्या करता है, इसमें से करंट प्रवाहित करता है। तो जिससे ये देखा जाता है कि वोल्टेज का बैटरी जो है उस पर लोड देने पर उसका वोल्टेज ज़्यादा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। यदि ज़्यादा गिर रहा है तो बैटरी सही नहीं है, कम गिरा है तो बैटरी सही है।
और ये टेस्ट करने जब करते हैं तो इसके जो टर्मिनल हैं बैटरी पे ज़्यादा समय तक नहीं लगाते, नहीं तो बैटरी ख़राब भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन होता है? जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खोता है? तो इस तरह से देखेंगे, ये कैथोड होती है, ठीक ना, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो एनोड होता है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पे भेजता है? कैथोड पे भेजता है, और कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन जमने लगते हैं। तो कौन खोता है? एनोड खोता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को एनोड खोता है, ठीक ना। तो आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे भी। तो धन्यवाद।